गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं बायो क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का चौथा सेट का हमने 45 क्वेश्चन नंबर तक टोटल कर लिया था। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं, तो शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो साथियों, मुर्गियों में होने वाली बीमारी होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हैजर, पहला ऑप्शन है हैजर। दोस्तों, हैजर होती है ये मनुष्यों की बीमारी है, ये मुर्गियों की बीमारी नहीं है। अगला हमारा है स्मट। तो दोस्तों, स्मट जो है ये पौधों की पत्तियों में होने वाली बीमारी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, ये दोनों गलत है, इसलिए ए और बी दोनों ये भी नहीं होगा। और हमारा अंतिम ऑप्शन है डी, रानीखेत, ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों, मुर्गियों में जो बीमारी होती है उसे रानीखेत कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो दोस्तों, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली और डोसा बनाने के लिए आटे को सबसे पहले फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट करने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला देखते हैं लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जो है इससे दूध से दही जमाने के उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे दही जमाने के उपयोग में लिया जाता है। अगला है विषाणु। विषाणु से बीमारियां होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला है ईस्ट। दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। ईस्ट के द्वारा ही हमारा इडली और डोसा का आटा को बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, एगारोज एक समुद्री घास से प्राप्त होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मक्का, बिल्कुल गलत है। मक्का से एगारोज प्राप्त नहीं किया जाता है, मक्का से स्टार्च प्राप्त किया जाता है। मक्का से दोस्तों स्टार्च प्राप्त किया जाता है। दूसरा है समुद्री घास। दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है। समुद्री घास लाल शैवाल के द्वारा जिलेडियम नामक लाल शैवाल से जिलेडियम पाया जाता है, जिससे एगारोज प्राप्त किया जाता है। अगला ऑप्शन है साइट्रस, गलत है। डी नंबर ये भी गलत है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्री घास। अगला है 49, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो साथियों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। तो साथियों, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए द्विकुंडली संरचना का निर्माण किया था। किस संरचना का निर्माण किया था? डीएनए द्विकुंडली संरचना का निर्माण खोज किया था। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन नीरेनबर्ग। तो दोस्तों, नीरेनबर्ग ने कोडोन का खोज किया था। कौन सा कोडोन? तो ट्रिपल यू कोडोन का खोज किया था। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा जैकब एवं मोनार्ड। तो दोस्तों, जैकब एवं मोनार्ड ये हमारा राइट आंसर है। जैकब एवं मोनार्ड ने सर्वप्रथम ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। हमारा राइट आंसर जैकब एवं मोनार्ड है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस में होता है। तो साथियों, बायोगैस जो होता है ये पशु के मल या पशु अपशिष्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसमें
CO2 भी पाया जाता है साथियों, बायोगैस के अंदर CO2 भी पाया जाता है, बायोगैस के अंदर CO2 पाया जाता है, H2 भी पाया जाता है तथा CH4 भी पाया जाता है। तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बायोगैस के अंदर ये चारों चीज, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बार बार साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे समझ से 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी आने की संभावना है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर जो है ये थोड़ा ग्लिच है साथियों बोर्ड के अंदर, क्षमा चाहेंगे, लेट हो रहा है साथियों। क्रॉसिंग ओवर जो है ये कोशिका विभाजन के पैक्टिन अवस्था में होता है, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन 52 नंबर, पीसीआर की जांच, पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर का मतलब होता है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस विधि के द्वारा किसी भी बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है HIV, बिल्कुल सही है, पीसीआर के द्वारा HIV की जांच की जाती है। दूसरा ऑप्शन है क्षय, ये गलत जवाब है। तीसरा है ये भी गलत है। चौथा कैंसर, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर 52 का ए हो जाएगा HIV। HIV की जो जांच होती है ये पीसीआर तकनीक के द्वारा की जाती है। अगला 53 नंबर दोस्तों, प्रत्येक जीव पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक पादप से एक पूर्ण पौधा बनने का जो गुण होता है इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं, इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो हमारा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तबीजी पौधे के भ्रूण में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है? तो दोस्तों आवृत्तबीजी जो पौधे होते हैं ऐसे पौधों में 3N पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ये 3N की अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमारा जो सी आंसर होगा ये सही होगा, N 2N और A और C दोनों ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C 3N। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब संतति उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। दोस्तों जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा मतलब सिर्फ एक जीव के द्वारा हो तब इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लैंगिक जनन, बिल्कुल गलत जवाब है। लैंगिक जनन के लिए हमेशा 2 जीवों की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा गलत आंसर है। दूसरा है अलैंगिक जनन, बिल्कुल सही आंसर है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की ही आवश्यकता होती है जिससे नए जीवों का जन्म हो जाता है। अगला ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ए हमारा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी है आंतरिक निषेचन, तो ये जनक ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 56 नंबर, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों युग्मक हमेशा जो होते हैं ये N की अवस्था में होते हैं। मानव युग्मक जो होते हैं ये N की अवस्था में होते हैं या अगुणित अवस्था में होते हैं। तो ये हमेशा 23 होगा, इसकी जो संख्या होगी ये हमेशा 23 होगा। जब 2 युग्मक नर और मादा 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तब ये 46 हो जाते हैं, अर्थात 2n हो जाते हैं। उस स्थिति में यहाँ 46 आंसर हो जाएगा, लेकिन हमसे युग्मक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 23। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ऑपेरॉन मॉडल जो है ये जीन का रेगुलेशन करता है। ऑपेरॉन मॉडल जो है ऑपेरॉन मॉडल क्या करता है? दोस्तों ऑपेरॉन मॉडल जो है ये जीन का
रेगुलेशन करता है और पेरोन के द्वारा जीन का रेगुलेशन होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड इसको क्यों बार बार पूछता है। हर बार 1-2 साल के बीच में बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो दोस्तों पुष्पासन जो है शरीफा का क्या खाया जाता है? तो शरीफा का पुष्पासन नहीं खाया जाता है, शरीफा का बीज चूर्ण खाया जाता है। अगला है सेब, ये राइट आंसर है दोस्तों, सेब और नाशपाती ये दो ऐसे फल हैं जिसका पुष्पासन खाया जाता है। अगला है नारंगी, ये बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि नारंगी का एंडोकार्प खाने योग्य होता है। तो ये भी हमारा गलत है। और चौथा ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेब। अगर सेब की जगह नाशपाती भी पूछे तो नाशपाती का भी पुष्पासन खाने योग्य होता है, या इसका जो ग्रोथ होता है वो पुष्पासन से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, डीएनए निम्नलिखित में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा टीएमबी। टीएमबी का मतलब है टोबैको मोजैक वायरस। ये गलत आंसर है क्योंकि टीएमबी में दोस्तों आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। टीएमबी के डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। तो टीएमबी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूछता है डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा है बैक्टीरियोफाज। दोस्तों बैक्टीरियोफाज जो होता है इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों ही अनुवांशिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। किसी किसी में डीएनए पाया जाता है, किसी किसी में आरएनए पाया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं ए और बी दोनों, तो ए हमारा होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि हमारा राइट आंसर बी है बैक्टीरियोफाज, जिसका अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए दोनों ही होता है। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। परिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है हमारा एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आहार श्रृंखला। तो दोस्तों आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विदिशीय, बहुदिशीय, या इनमें से कोई नहीं। ये तीन ऑप्शन गलत है क्योंकि जो आहार श्रृंखला है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। जैसे ये आपका सन हो गया और सनलाइट पड़ेगा धरती पे, जिससे घास उगेंगे, घास एवं हरे पौधे, और इसको जो खाने वाले होंगे शाकाहारी पौधे जैसे टिड्डा, ऐसे ही देखो हरे पौधे, इनको टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा और सांप को बाज या चील खाएंगे। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक दिशीय होता है। अगर यहाँ आहार श्रृंखला में पूछ के आहार जाल पूछ दे, इस स्थिति में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो बहुदिशीय होगा, क्योंकि आहार जालों में जो श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। तो हमारा राइट आंसर इस 60 का हो जाएगा ए, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अज़ोटोबैक्टर। बंद करो 2 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खाद नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है अज़ोटोबैक्टर। दोस्तों ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पौधों में, ये एक जैविक खाद के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है बैसिलस तुरिनजिएसिस या बीटी। दोस्तों ये बैसिलस तुरिनजिएसिस जो है ये पौधों में कीटनाशक का काम करता है, कीड़ों को रोकने का काम करता है, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये जैविक खाद नहीं है। दूसरा अजोला, ये नीलहरित शैवाल होता है, ये बिल्कुल जैविक खाद के रूप में काम करता है। और चौथा है क्लोस्ट्रिडियम। तो दोस्तों ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस तुरिनजिएसिस। ये चारों ऑप्शन हमारे, तीनों ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दोस्तों क्षय रोग जो होता है इसको दूसरे भाषा में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी कहा जाता है। इसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी कहते हैं। यह ट्यूबरकुलिन नामक जीवाणु के द्वारा होता है। 1 मिनट पॉज कर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, क्षय रोग जो होता है दोस्तों इसको दूसरे भाषा में टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये ट्यूबरकुलिन नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जल, बिल्कुल गलत जवाब है। जल के द्वारा टीबी का प्रसार नहीं होता है। दूसरा है हवा। दोस्तों ये सही है, हवा के द्वारा टीबी से ग्रसित व्यक्ति यदि कहीं दूसरे जगह खुले स्थानों में छींकते हैं, खांसते हैं या थूकते हैं तो इस वजह से टीबी के जो जीवाणु होते हैं ये हवा में एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ऑप्शन है हमारा, जो दोस्तों जो जैव रिएक्टर होता है ये बेसिकली धातु का बना एक पात्र होता है जिसके ऊपर एक सचल ढक्कन लगाया जाता है और इसमें खाद्य सामग्रियों को डाला जाता है और ईस्ट डालकर, ईस्ट प्लस खाद्य सामग्री डालकर फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करके अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेवरेज वगैरह हो गया, पेय पदार्थ हो गए, इनका उत्पादन किया जाता है। तो इसके द्वारा दोस्तों उत्पादन भी होता है, छोटे सूक्ष्म जीव भी बनाए जाते हैं एक उसी के जीव, जिससे कि हम एक उसी के प्रोटीन बनाए। तो ऐसे जीवों का भी उत्पादन जो है इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा माध्यम, बिल्कुल माध्यम भी बनाया जाता है इसके द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। यहाँ दोस्तों 63 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? दोस्तों पहला है मप्स। मप्स जो है ये विषाणु मिक्सो वायरस से होता है। इसमें गले के अंदर सूजन हो जाती है, फूल जाता है और असहनीय पीड़ा होती है। तो ये आंसर गलत है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी दोस्तों वायरस के द्वारा ही होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा है डिप्थीरिया, ये जीवाणु के द्वारा होता है, ये हमारा सही आंसर है। डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा सी, डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पशुधन में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों मधुमक्खी पालन ये पशुधन है, बिल्कुल सही है। ये
ये पशुधन है। दूसरा है कुक्कुट पालन, ये भी पशुधन है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गियों का पालन करते हैं, जिसका मांस और अंडे के लिए मुर्गियों का पालन करते हैं। अगला है मत्स्य, मछली का पालन, मछली के अलावा और भी अन्य जलीय जीव जैसे लेबस्टर हो गया, झींगा हो गया, इन सब जीवों का पालन मत्स्यिकी के अंतर्गत करते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः मांस के रूप में, खाने के रूप में किया जाता है। अगला है कार्बनिक खेती। तो दोस्तों कार्बनिक खेती जो है ये पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी कार्बनिक खेती। अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला लुईस पाश्चर। दोस्तों लुईस पाश्चर का क्वेश्चन पूछा माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो दोस्तों लुईस पाश्चर जो है इन्होंने लुईस पाश्चर इनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से, जेबी वाटसन इनका भी संबंध माइक्रोबायोलॉजी से, रॉबर्ट कॉक इनका भी संबंध माइक्रोबायोलॉजी से, स्टेफन हेल्स इनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टेफन हेल्स। अगला देखते हैं 67 नंबर, एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों एंटीकोडोन जो है ये टीआरएनए में पाए जाते हैं। एंटीकोडोन जो है साथियों ये टीआरएनए में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी टीआरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 2024 चलिए स्टार्ट। दोस्तों मेंडल ने ये बार बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है, कभी लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और हम कल शाम में 7 बजे फिर लाइव आएंगे, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड उसको कराया जाएगा। तो कल का लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कल 7 बजे, शाम में 7 बजे लाइव आया जाएगा, आप भूलिएगा मत, जरूर लाइव आइएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कल उसको हम कराएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा सहलांगता का नियम। दोस्तों सहलांगता का नियम जो है ये मॉर्गन साहब ने प्रतिपादित किया था। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुवांशिकता का नियम, ये बिल्कुल सही है, मेंडल साहब ने अनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। इसके बाद है सी नंबर, ए और बी दोनों, ये भी गलत है। बी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? दोस्तों पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? दोस्तों नई प्रजातियों का निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों में सतत बदलाव होते रहते हैं, जिसके द्वारा हमेशा नई प्रजातियों का उद्भव होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।